नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ स्विट्ज़रलैंड, बीए पार्ट 2। इससे पहले हम अमेरिका की संघीय व्यवस्था और अमेरिकी और स्विट्ज़रलैंड दोनों के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। संघीय और एकात्मक शासन एक दूसरे के विपरीत प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं। इनके कुछ आधारभूत लक्षण होते हैं जिनके आधार पर इन्हें इस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। संघीय शासन की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनमें लिखित और कठोर संविधान का होना, शक्तियों का बंटवारा होना, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका होना, दोहरी नागरिकता होना, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं एक संघीय शासन वाले राष्ट्र में पाई जाती है। तो हमारे सिलेबस में दो तरह की संघीय व्यवस्थाएं हमारे कोर्स में है, अमेरिकन संघीय व्यवस्था और दूसरी है स्विस संघीय व्यवस्था या स्विट्ज़रलैंड का संघीय शासन। तो इससे पहले हम अमेरिका की संघीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम स्विस संघीय व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्विट्ज़रलैंड में प्रथम संविधान है उसका निर्माण 1848 में किया गया। स्विट्ज़रलैंड क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए तो एक बहुत ही छोटा राज्य है, लेकिन इस छोटे राज्य में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी माने विविधताएं इतनी ज़्यादा है, चाहे वो जातीय विविधताएं हो, चाहे वो भाषाई विविधताएं हो, चाहे वो धार्मिक विविधताएं हो, ये विविधताएं, ये डाइवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, वो उतना ही डाइवर्स लगता है जितने कि अन्य बड़े संघीय राष्ट्र जैसे भारत, रूस और अमेरिका। तो इन विविधताओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए या एक राष्ट्र के रूप में इनको समाहित करने के लिए स्विट्ज़रलैंड में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। आप जानते हैं कि संघीय व्यवस्थाएं उन राष्ट्रों में अपनाई जाती है जो भौगोलिक रूप से अधिक बड़े हो या फिर उनमें अनेक प्रकार की विविधताएं मौजूद हो। उन राष्ट्रों के लिए संघीय व्यवस्था उपयुक्त रहती है। तो भौगोलिक रूप से तो स्विट्ज़रलैंड बहुत छोटा है, जनसंख्या की दृष्टि से भी वो काफ़ी छोटे राष्ट्रों की गिनती में आता है, लेकिन उसकी विविधताएं इतनी अधिक है कि इस कारण स्विट्ज़रलैंड में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो सबसे पहले 1948 में यहाँ पर एक संविधान का निर्माण किया गया और जिसको परिवर्तित करके वर्तमान संविधान है उसका निर्माण 1998 में हुआ है। इस स्विस संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि स्विस राज्यमंडल 23 संप्रभुत्व संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। कैंटन क्या है? संघ की जो इकाइयां हैं उनको कैंटन कहा गया है। जैसे भारतीय संघ की इकाइयों को राज्य और अमेरिकन संघ की इकाइयों को स्टेट्स कहा जाता है, उसी प्रकार स्विट्ज़रलैंड की जो इकाइयां हैं उनको कैंटन कहा जाता है। तो पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि स्विस राज्यमंडल, राज्यमंडल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। स्विस राज्यमंडल 23 संप्रभुत्व संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। इसी एक वाक्य पर आप गौर कीजिए, इसमें शब्द आए हैं राज्यमंडल और संप्रभुत्व संपन्न कैंटन। इस भाषा के आधार पर क्या लगता है, राज्यमंडल किसको कहते हैं? राज्यमंडल एक ढीले संघ को या फिर हम परिसंघ या कन्फेडरेशन जो होता है उसको हम कहते हैं राज्यमंडल, जिसमें इकाइयां अपनी प्रभुसत्ता का त्याग नहीं करती है और एक संधि अथवा समझौते से एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है। तो स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसमें परिसंघ या राज्यमंडल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये वैसा ही संघ है जैसा भारतीय और अमेरिकन संघ है। इसकी जो इकाइयां हैं वो प्रभुत्व संपन्न नहीं हैं। हालांकि अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि 23 संप्रभुत्व संपन्न कैंटन, संप्रभुत्व संपन्न कैंटन यानी इन इकाइयों ने अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों में निर्णय लेने की जो शक्तियां हैं वो किसी के सामने समर्पित नहीं की है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं है?
क्योंकि संप्रभु इकाइयां हैं वो परिसंघ को ही जन्म दे सकती है, वो संघ का निर्माण नहीं कर सकती। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके जो विभिन्न सदस्य हैं ये मिलकर एक परिसंघ का निर्माण करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक परिसंघ का उदाहरण है, जहाँ पर शामिल होने वाले विभिन्न राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता का त्याग नहीं करते हैं और जब चाहे वो इस संगठन को छोड़ भी सकते हैं। इसके द्वारा बनाए गए नियमों और दिए गए आदेशों को पालन करने के लिए भी ये राष्ट्र बाध्य नहीं होते। लेकिन जब हम स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था को व्यवहार में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये कैंटन स्विस संघ को छोड़ नहीं सकते। संघीय सरकार द्वारा बनाए गए सारे कानून इनके ऊपर बाध्यकारी हैं। इससे क्या अर्थ परिलक्षित होता है कि ये जो व्यवस्था है ये एक साधारण या कोई लूज टाइप ऑफ कन्फेडरेशन नहीं है, कोई संधि समझौता मात्र नहीं है, क्योंकि संधियां राज्य मंडलों को जन्म देती है। बाकायदा एक संविधान का निर्माण करके इस संघ का निर्माण किया गया है। तो शब्दों के इस्तेमाल पर ना जाते हुए हमें उन विशेषताओं की ओर चलना चाहिए जो एक संघ में पाई जाती हैं। यानी यदि परिसंघ शब्द का, राज्यमंडल शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है तो उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको संघीय स्तर पर नापने की प्रमुख कसौटी होगी संघ की विशेषताएं क्या इसके संविधान में पाई जाती है या नहीं। यदि हम भारत के संविधान को देखें तो भारत में भी फेडरेशन या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संघ शब्द का इस्तेमाल भारत के संविधान में भी नहीं किया गया है। भारत के जो अनुच्छेद आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यही कहा गया है इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन होगा राज्यों का। ठीक है, उसमें भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ शब्दों के आधार पर हम किसी को संघ के दायरे से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक 2 नंबर का 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्विट्जरलैंड एक राज्य मंडल है अथवा एक संघीय राज्य है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क या वितर्क दीजिए। तो स्विट्जरलैंड एक संघीय राज्य ही है, भले ही उसके संविधान की भाषा कुछ भी हो। तो संघीय राज्य की प्रमुख जो विशेषताएं होती है, पहली विशेषताएं होती है संघ में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो स्विस संघ ने भी कैंटन और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया है और इस विभाजन में गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी केंद्र सरकार की शक्तियां हैं वो गिनवा दी गई हैं और बची हुई सारी शक्तियां हैं वो राज्यों के पास यानी कैंटनों के पास ही होगी। रेजिडुअल पार्ट्स जो है अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कैंटनों के पास ही होगी। दूसरी विशेषता होती है कि जब शक्तियों का बंटवारा किया जाता है तो उसको स्पष्ट रूप से लिख देना आवश्यक है ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। ये आप प्रमुख विशेषता ध्यान में रखिए कि जब हम 2 प्रकार की व्यवस्थाएं, एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था में भेद करते हैं तो पहली कसौटी जो होती है वो यही होती है कि उनका संविधान लिखित है अथवा अलिखित है। एकात्मक संविधान में शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता, तो यदि कोई चीज़ बांटी ही नहीं गई है तो उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें सारी शक्तियां हैं वो एक ही केंद्रीय सरकार के पास में रहती है और केंद्रीय सरकार अपनी सुविधा की दृष्टि से उन शक्तियों को इकाइयों में बांटती है और जब मनचाहे वापस भी ले लेती है। लेकिन संघीय सरकारें ऐसा नहीं करती है, उसमें संविधान ही शक्तियों को केंद्र और इकाइयों के बीच में बांटता है और उसको स्पष्ट करने के लिए संविधान को लिखा जाता है और एक कठोर प्रकार का संविधान बनाया जाता है ताकि इस शक्ति विभाजन को आसानी से बदला ना जा सके। तो ये दोनों विशेषताएं हैं ये स्विस संघ में पाई जाती है। इसके बाद तीसरी विशेषता होती है संघीय शासन की स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका। जब शक्तियों को बांट दिया है तो यदि कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो ऐसी एक न्यायपालिका होनी चाहिए जो सरकार के दबाव में ना आए, कार्यपालिका के दबाव में ना आए, ना तो वो राज्यों के दबाव में हो ना ही केंद्र के दबाव में हो और स्वतंत्र रूप से रहकर
संविधान के रक्षक के रूप में उस शक्ति का जो बंटवारा किया गया है उसको स्पष्ट करें, उसकी रक्षा करें। तो स्विट्जरलैंड के अंदर भी एक सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिसे हम संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह वहाँ का भी फेडरल कोर्ट है, वो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय अपेक्स कोर्ट है। अनुच्छेद 189 इसके अंतर्गत राज्यमंडल और कैंटनों के बीच में, यानी स्विट्जरलैंड के केंद्रीय सरकार और कैंटनों के बीच में, या फिर 2 अथवा 2 से अधिक कैंटनों के मध्य कोई पारस्परिक विवाद होता है, उस विवाद का समाधान इस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही इसे आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। पुनरावलोकन किसे कहते हैं? विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करना, उसको संविधान की कसौटी पर उनको जांचना कि ये संविधान के अनुरूप है या नहीं। तो इसको आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। आंशिक का मतलब है कि संघीय संसद यदि कोई कानून निर्मित करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उनकी वैधानिकता की जांच नहीं कर सकता, लेकिन कैंटनों के द्वारा निर्मित कानून है उनको संघीय न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। यदि वो संविधान की भावना के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय उनको अवैध घोषित कर सकता है। अब ऐसा करने का कारण क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां होना संघीय शासन की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड का सर्वोच्च न्यायालय है वो संघीय संसद के द्वारा निर्मित कानून है उनको अवैध घोषित नहीं कर सकता। इसका एक विशेष कारण क्या है कि स्विट्जरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। नागरिक स्वयं कानून निर्माण में भाग लेते हैं। तो यदि जनमत के माध्यम से, प्रारंभक के माध्यम से नागरिक खुद कानून निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव होने के बाद प्रतिनिधियों के ऊपर ही सारा बोझ डाल दिया जाए कि वो जैसा चाहे कानून बनाए, ऐसा नहीं होता। जनता खुद कानून निर्माण में भाग लेती है। तो यदि जनता ने ही उस कानून निर्माण में सहभागिता निभाई है और खुद उस के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो अब न्यायालय है वो उसके ऊपर पुनरावलोकन करके किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाए, ऐसा उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए वहाँ पर संघीय संसद है, उसके नियमों का, उसके विधानों का पुनरावलोकन नहीं हो सकता। लेकिन यदि जनता चाहे तो लोक निर्णय के द्वारा, इसके द्वारा निर्मित कानून जो है उनको अवैध घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका के संबंध में ये जो प्रबंध स्विट्जरलैंड में किया गया है ये थोड़ा सा संघीय व्यवस्था से भिन्न है, लेकिन केवल इसके आधार पर हम स्विस व्यवस्था है उसको संघीय व्यवस्थाओं की श्रेणी से बाहर नहीं कर सकते हैं। फिर है संघीय व्यवस्था, व्यवस्थापिका है, उसके उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व। उच्च सदन जिसे सीनेट कहा जाता है, इसमें 46 सदस्य हैं। प्रत्येक कैंटन से 2 सदस्य होते हैं और अर्ध कैंटन से 1 सदस्य होता है। संविधान संशोधन के संदर्भ में भी इकाइयों को शक्तियां दी गई है। यहाँ हम देखेंगे कि भारत का जो संविधान है उसमें संघीय शासन होने के बावजूद भी उच्च सदन में यानी राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन अमेरिका और स्विट्जरलैंड, इन दोनों व्यवस्थाओं में सीनेट के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो समान है। इसके अतिरिक्त संघीय शासन की विशेषता होती है कि इकाइयों का भी संविधान के संदर्भ में कोई से हो, यानी उन्हें भी संविधान से ही शक्तियां मिली है, वो केंद्र के अधीन नहीं है बल्कि उसके समकक्ष है। उनकी स्थिति है वो केंद्र से नीची नहीं है, वो भी केंद्र के ही बराबर है, क्योंकि केंद्र ने भी संविधान से शक्तियां प्राप्त की है और इकाइयों ने भी वहीं से शक्तियां प्राप्त की है। तो यदि संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो इकाइयों की भी सुनवाई होनी चाहिए। संविधान संशोधन हेतु आधे से अधिक कैंटन है, उनकी स्वीकृति आवश्यक है। फिर है तिहरी नागरिकता।
स्विट्जरलैंड में प्रत्येक व्यक्ति स्विस संघ का नागरिक होता है, अपने कैंटन का नागरिक होता है और उसके साथ साथ अपनी म्युनिसिपैलिटी जो है उसका भी नागरिक होता है। कैंटनों को भी अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता है। अधिकांश संघीय राज्यों में ऐसी व्यवस्था होती है कि संघ का एक संविधान होता है और प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग संविधान होता है। तो इस मामले में स्विस संघीय व्यवस्था है वो अमेरिकन संघीय व्यवस्था के करीब है। अमेरिका में भी प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, तो यहाँ भी कैंटन है वो अपना संविधान बना सकते हैं, लेकिन इसमें 2 शर्तों का पालन आवश्यक है कि कैंटन का संविधान है वो संघीय प्रणाली है उसके अनुरूप होना चाहिए और उसमें भी गणतांत्रिक व्यवस्था, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको अपनाना आवश्यक है। उसके अलावा इन कैंटन्स को विदेशी राज्यों से कुछ मामलों में संधियां करने की शक्तियां भी प्राप्त है और सीमित मात्रा में ये अपनी सेना है उसे भी रख सकते हैं। ये थी स्विस संघीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इन विशेषताओं के आधार पर हम भली भांति ये सुनिश्चित करते हैं कि स्विट्जरलैंड एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संघीय संविधान है। इसके संविधान में भले ही राज्यमंडल शब्द का प्रयोग किया जाए, इसकी स्थिति पर कोई अंतर नहीं पड़ता। और जैसे कि भारत में फेडरेशन शब्द का प्रयोग ना करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी भारत एक संघीय शासन व्यवस्था की श्रेणी वाले देशों में आता है। तो उसी तरह से स्विट्जरलैंड है ये भी एक संघ है। हालांकि इसमें न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी तरह नहीं अपनाया गया है, लेकिन उसका भी एक कारण है। तो स्विट्जरलैंड पूरी तरह से संघीय राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। संघीय शासन की सभी आवश्यक विशेषताएं हैं वो इसके अंदर मौजूद है। हियर ने भी कहा है कि स्विट्जरलैंड मोटे तौर पर एक संघ है और इसे राज्यमंडल की या परिसंघ की संज्ञा देना है वो भ्रामक है, क्योंकि इसकी इकाइयों को अपने संघ से अलग होने की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। इनको संघ के साथ ही जीना और मरना है। तो ये थी स्विस संघीय विशेषताएं और इन्हें आप भारत और अमेरिकन संघ की जो विशेषताएं हैं उनके साथ तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़िए। आपको और अच्छे से इसकी समझ है वो विकसित होगी। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप उन्हें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू सो मच।